Hello students, let us discuss the graph between V and I. V stands for potential difference across the two ends of a conductor and I stands for the current. According to Ohm's law, V is proportional to I. That is, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the two ends of a conductor. VI graph is a straight line graph. This graph shows that as value of V is increased, so value of I is also increased. VI ग्राफ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको बताता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. बट द वैल्यू ऑफ V अपॉन I विल रिमेन कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. V और I का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा और इस रेशो को हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं. Now this is an experimental setup to verify Ohm's law. This is a conductor and a voltmeter is connected in parallel to this conductor. This voltmeter will measure the potential difference across the two ends of this conductor. This is an ammeter and this ammeter is connected in series with this conductor. This ammeter will measure the current that flows through this conductor. Now for this conductor, if ratio of V upon I for all the observations is same, then Ohm's law is verified. This will mean that this conductor obeys the Ohm's law. देखिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पैरेलल में हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है. ये वोल्टमीटर हमको इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा उसकी वैल्यू मेजर करके हमको बताएगा. ये एक एमीटर है, ये एमीटर इस कंडक्टर के सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और ये कंडक्टर हमको इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू हमको मेजर करके उसकी रीडिंग देगा. अब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस आएंगी इस कंडक्टर के लिए, तो हम इस कंडक्टर के लिए क्या करेंगे, V अपॉन I रेशो कैलकुलेट करेंगे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में, और अगर वो V अपॉन I की रेशो कांस्टेंट रहेगी हर ऑब्जर्वेशन के लिए तो ये जो कंडक्टर है हम ये मानेंगे कि ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है और हेंस जो ओम्स लॉ है वो वेरीफाई हो जाएगा. नाउ दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ स्विच and this switch is open, so no current is flowing through this circuit. This is a rheostat. Rheostat means variable resistance. This is the sliding contact of this rheostat. We can change the value of current flowing through this conductor by changing the position of this sliding contact of the rheostat. देखिए जैसे ही स्विच क्लोज होता है तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है. अब अगर हमको इस करंट की वैल्यू को चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं. नाउ दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज सो एडजस्टेड दैट व्हेन दिस स्विच इज क्लोज्ड अ मिनिमम करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट. ये जो रियोस्टेट है हमने इसको कुछ इस तरीके से सेट किया हुआ है कि हम लोग जैसे ही ये स्विच क्लोज करेंगे तो जो करंट सर्किट में फ्लो करेगा वो मिनिमम करंट होगा. Now the value of this current is increased step by step by changing the position of the sliding contact of the rheostat. अब हम क्या करेंगे, उस करंट की वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे and for each value of current a corresponding value of potential difference will be measured. तो जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया मिनिमम करंट फ्लो किया, उसके बाद हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया तो क्या हुआ, सर्किट में करंट इंक्रीज हो गया. तो जब मिनिमम करंट फ्लो किया था स्विच क्लोज करते ही उस मिनिमम करंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमको यहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल गई. तो आप एक टेबल बनाइए, उस टेबल में एक कॉलम आप इस करंट के लिए बनाइए, दूसरा कॉलम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बनाइए और तीसरा कॉलम V अपॉन I रेशो के लिए. यानी यहाँ जो वोल्टेज मिलेगी हमको और उस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा इन दोनों के रेशो के लिए भी एक थर्ड कॉलम बनाइए. अब आपने करंट इंक्रीज कर दिया तो उस इंक्रीज करंट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस की हमको एक और वैल्यू मिल जाएगी. तो ये हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन हुई. तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लीजिए और इनका V बाय I रेशो भी निकाल लीजिए.
फिर आप करंट और इंक्रीज कीजिए तो उस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी, तो इन दोनों वैल्यूज़ का V अपॉन आई रेशो निकालिए। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस हम लोग लेंगे और एंड में हमको क्या मिलेगा कि ये जो V अपॉन आई का रेशो होगा हर ऑब्जर्वेशन के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ आई इज चेंजिंग, वैल्यू ऑफ V इज चेंजिंग ऑल्सो, बट द रेशो ऑफ V अपॉन आई विल रिमेन कांस्टेंट। जब हम रियोस्टैट की पोजीशन चेंज करेंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे, तो क्या होगा, करंट चेंज होगा, इंक्रीज होगा। अगर करंट इंक्रीज होगा तो V भी इंक्रीज होगा, लेकिन जो दोनों का रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब होगा कि ये जो कंडक्टर है ये ओम्स लॉ को ओबे करता है एंड हेंस ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। नेक्स्ट टॉपिक इज गुड कंडक्टर्स, resistors and insulators. Now on the basis of electrical resistance, all these substances are divided into three categories, and those categories are good conductors, resistors, insulators. Now those substances which have very low electrical resistance are called good conductors. Silver metal is the best conductor of electricity. Copper and aluminum are also good conductors. तो वो सब्सटेंसेस जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है हम उनको गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर कहलाता है, कॉपर और एल्यूमिनियम जो है ये भी गुड कंडक्टर्स हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगी तो जो सब्सटेंस है वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगी तो जो सब्सटेंस है उसके थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। Next topic is resistors. So those substances which have comparatively high electrical resistance are called resistors. यानी resistors ऐसे substances हैं जिनकी electrical resistance conductors के comparison में ज़्यादा है। The alloys like nichrome, manganese and constantan all have quite high resistance. तो कुछ अलॉयज हैं जैसे कि नाइक्रोम है, मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटन है, इन सभी अलॉयज की जो रेजिस्टेंस है वो हाई है एज कंपेयर टू द कंडक्टर्स, सो दे आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। अ रेजिस्टर रिड्यूसेस द करंट इन द सर्किट। मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यू हैव एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड यू वांट टू रिड्यूस द करंट थ्रू दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट. So what you will do? You will connect a resistor in that electrical circuit and the current will be reduced. आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और आप उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, उसको घटाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर दीजिए. So these are resistors. Those substances which have infinitely high electrical resistance are called इंसुलेटर्स. ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं. एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट. इंसुलेटर के थ्रू कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है. रबर इज़ एन एक्सीलेंट इंसुलेटर. तो रबर एक इंसुलेटर है. इसी वजह से जो इलेक्ट्रीशियन है वो कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क करते हुए रबर ग्लव्स पहनता है, क्योंकि रबर ग्लव्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है, तो जो इलेक्ट्रीशियन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा. वुड इज ऑल्सो अ गुड इंसुलेटर. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. नाउ देयर आर 4 फैक्टर्स that affects the resistance of a conductor. First is length of a conductor. Second is area of cross section of the conductor. If area of cross section is more, this means the wire is a thick wire. And if area of cross section is less, this means that wire is a thin wire. तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो जो वायर है वो मोटी वायर होगी, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो आपकी जो वायर है वो एक पतली वायर होगी. थर्ड इज नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. किस मटेरियल से जो बना हुआ है, मटेरियल किस मटेरियल से बना हुआ है जो कंडक्टर है हमारा. टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है. So let us discuss all these factors one by one. So first is effect of length of conductor. So R is proportional to L. इसका मतलब है कि resistance of a conductor, R क्या है, कंडक्टर का resistance. So resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. That means if length of a conductor is increased,
then resistance of the conductor will also be increased. And if the length of a conductor is decreased, then resistor of the conductor will also be decreased. If length of a conductor becomes twice, then its resistance will also becomes twice. And if length of a conductor becomes half, then its resistance will also become half. For example, take a look at this diagram. This is a wire. Length of this wire is L. This is another wire and length of this wire is 2L. These two wires are made up of same material and their cross section is also same. इस वायर की लेंथ L है, इस वायर की लेंथ 2L है, दोनों वायर्स एक ही मटेरियल से बनी हुई हैं और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है. नाउ रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर will be twice the resistance of this wire. So if length of a conductor is doubled, then its resistance also becomes double. This is third wire and its length is L by 2. मतलब ये जो वायर है इसकी लेंथ इस वायर के कंपैरिजन में आधी है, हाफ है. So resistance of this wire will also be 1/2 of the resistance of this wire. Next, effect of area of cross section of the conductor. यानी कि रेजिस्टेंस में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या रिलेशन है. Resistance is inversely proportional to the area of cross section. That is, if area of cross section is increased, then resistance of the conductor will be decreased. And if area of cross section is decreased, then resistance of the conductor will be increased. एक और तरीके से हम इस रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर. सो रेजिस्टेंस of a wire or resistance of a conductor is inversely proportional to the square of the diameter of the wire. इन दोनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. आपसे एग्जाम में रेजिस्टेंस पूछी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और आपसे रेजिस्टेंस को पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर. तो यू शुड नो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ बोथ area of cross section and diameter of the wire. Now the resistance of a wire here you can see is inversely proportional to the area of cross section. So let's see what does this mean. This is a wire and area of cross section of this wire is A. This is another wire and area of cross section of this wire is 2A. Both these wires are made up of same material and their length is also same. So for this wire, R is inversely proportional to the area of cross section. For this wire, R is inversely proportional to twice the area of cross section. If you compare this value and this value, you will find that this value is 1/2 of this value. This means if area of cross section of a wire is doubled, then its resistance becomes 1/2. तो देखिए जैसे ही इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का डबल हुआ तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आधी हो गई. तो इस वायर की रेजिस्टेंस इस वायर के कंपैरिजन में हाफ है. दिस इज थर्ड वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर दिस वायर इज A/2. सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A/2. अब ये 2 ऊपर चला गया, डिनोमिनेट नीचे था तो ऊपर चला गया. सो R इज प्रोपोर्शनल टू 2/A. If you compare this value with this value, you will find that this value is twice as compared to this value. So if area of cross section of a wire is halved, then its resistance becomes double. अगर किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस डबल हो जाती है. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है. अगर वायर की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है और अगर वायर की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है. तो अगर एक मोटी तार है, थिक वायर है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा इन कंपैरिजन टू अ वायर जो कि थिन है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है. तो पतली वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा और एक मोटी वायर की रेजिस्टेंस कम होगी और दोनों वायर सेम मटेरियल और सेम लेंथ की भी होनी चाहिए. लेकिन
resistance is inversely proportional to the square of diameter of the wire. So here you can see this is a wire. Diameter of this wire is d. So for this wire r is inversely proportional to d square. ये दूसरी वायर है, इसका डायमीटर डबल है. इस वायर का डायमीटर इस वायर के कंपैरिजन में डबल है. सो फॉर दिस वायर r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2d स्क्वायर. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4d स्क्वायर. अब अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है, दिस वैल्यू इज 1/4 ऑफ दिस वैल्यू. सो इफ डायमीटर ऑफ अ वायर इज डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4. अगर किसी वायर का डायमीटर हम डबल कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस 1/4 हो जाती है. तो इस तार की रेजिस्टेंस इस तार की कंपैरिजन में 1/4 होगी. इफ डायमीटर बिकम्स हाफ तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d/2 होल स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, d²/4 4 ऊपर चला गया. सो r इज प्रोपोर्शनल टू 4/d स्क्वायर. अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करें सो दिस वैल्यू इज 4 टाइम्स this value. So this shows if diameter of a wire is halved then its resistance becomes 4 times. तो डायमीटर अगर आधा हो गया तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो गई, और डायमीटर डबल हो गया तो रेजिस्टेंस 1/4 हो गई. Now effect of nature of material of the conductor. तो जो वायर है वो किस मटेरियल से बनी हुई है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी. मान लीजिए 2 तारे हैं, 2 वायर्स हैं आपके पास, दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन एक वायर सिल्वर से बनी हुई है और दूसरी वायर नाइक्रोम से बनी हुई है. तो ऑब्वियसली जो वायर सिल्वर से बनी हुई है उसका रेजिस्टेंस कम होगा इन कंपैरिजन टू वायर जो कि नाइक्रोम से बनी हुई है. तो रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करती है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर. यानी अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, और अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होती है. Now these are few assignment questions. So solve these questions. Thank you.